नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ का दौरा किया है, जिसके बाद उन्होंने पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सीमांत जिले में रिवर्स पलायन को लेकर ठोस योजना के तहत कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए गांव-गांव तक रोड कनेक्टिविटी और संचार सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। साथ ही बॉर्डर रोड्स के निर्माण में गुणवत्ता और तेजी लाई जाए। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों की जानकारी दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराने की भी बात कही। लेकिन मुझे यहाँ आकर सबसे अच्छा क्या लगता है कि एक जो पिथौरागढ़ का एक अलग सोच, विचार, एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर है, वो अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग मिठास है, अलग एक सिंप्लिसिटी है, एक ऑनेस्टी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वरोजगार के लिए अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में 2 सेंटर खोले जा रहे हैं और जहां लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। होम स्टे के माध्यम से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में गांव में होम स्टे तैयार किए जाएंगे और अभी तक लगभग 3600 होम स्टे पंजीकृत हैं और 8000 लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। यहाँ पर एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं टेहरी, जहाँ पर सीएम धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो लगातार आपकी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, ऐसे आदरणीय प्रीतम सिंह पवार जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विनोद प्रसाद अतुड़ी जी, मंडल अध्यक्ष भाई रामचंद्र खंडूरी जी, श्री राजेंद्र जुयाल जी, विधानसभा प्रभारी धनोल्टी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय नारायण सिंह आला जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष रहे आदरणीय महावीर सिंह आनंद जी, भाई सुभाष अमोला जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, प्रभा बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख फूलदार, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे, क्योंकि बहुत लंबा है, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। क्यों हुआ? हमारे महामंत्री जी जो कि लगातार आप सबको और मंच को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारी एसएसपी और सभी शासन प्रशासन के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या देखकर निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है और काम करने की और प्रेरणा मिलती है। मैं मंच से उपस्थित सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आज लगभग 141 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हमारा प्रयास है कि विकास समाज से अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे।
उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारे भारत माँ के वीर सपूत जिनका और उनकी पत्नी दोनों का, और साथ में हमारे देश के रणबांकुरे जो उनके साथ थे, सभी का निधन हो गया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और मैं सच बताऊं तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारी स्मृतियां उनके साथ हैं और जहां भी हम जाते हैं, अभी चूंकि उनकी 13वीं भी नहीं हुई है, इसलिए जहां भी जा रहे हैं तो जनरल साहब की याद आती है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते उनका मेरे साथ बहुत स्नेह और आशीर्वाद था। हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे और पिछले दिनों हमने उनके साथ मिलकर 4 कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर बनाए हुए थे। सैनिक परिवारों से, यहाँ के परिवारों से, यहाँ के पलायन के बारे में, रोजगार के बारे में, यहाँ पर कैसे अच्छे बागवानी हो, कैसे अच्छी यहाँ पर उद्यान के काम हो, कैसे यहाँ पर टिहरी डैम के बारे में भी उनकी बड़ी कल्पना थी कि सेना के साथ कैसे यहाँ का काम किया जाए। तो 4 कार्यक्रम देहरादून, लैंसडाउन, बनबसा और रानीखेत में उनके और मेरे बने हुए थे। और मैं जब वो पहली बार मुझे मिले मुख्य सेवक के रूप में, जब मुझे ये दायित्व मिला तो उत्तराखंड सदन दिल्ली में वो भेंट करने आए थे और उन्होंने उस दिन मुझसे कहा था कि मेरे पूज्य पिताजी की यूनिट है महार रेजिमेंट सागर में, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सागर चले, वहां पर बाल मेमोरियल जाएंगे। और इसी महीने हमारा और उनका सागर महार रेजिमेंट में जाने का कार्यक्रम था। अब मैं जब सागर के कार्यक्रम के बारे में सोच रहा हूं, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जब बता रहा था कि उन्होंने इतने सारे कार्यक्रम तय किए थे, इतनी सारी योजनाएं बनाई थी, तो मैं सच बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोलना, मेरा गला भर आया जब मैं उनको बता रहा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाए थे। बहुत बड़ा साया था उनका, बहुत बड़ी, हमारे उत्तराखंड राज्य को बहुत बड़ी क्षति हुई है, साथ ही देश की सेना की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज आप लोग देख रहे होंगे, आज से कुछ सालों पहले कुछ लोग उनको गली का गुंडा कहते थे और आज राजनीति के चक्कर में जब चुनाव आ गया सामने तो उनके बड़े बड़े फोटो भी लगा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हालांकि कहने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द होता है, कष्ट होता है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश ये राष्ट्रवादियों का प्रदेश है, ये राष्ट्रभक्तों का प्रदेश है और यहाँ के लोग स्वाभिमान से जीना जानते हैं, स्वाभिमानी है। और आज ये काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम, मजबूत भारत बनाने का काम, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम, भारत को एक नया भारत बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत मां का लाल नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज देखिए आप, मैं अभी 3 दिन पहले मैं भगवान काशीनाथ विश्वनाथ की धरती पर गया था, बनारस, जहां पूरे मुख्यमंत्रियों का, हमारा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था और पूरे देश के मुख्यमंत्री आए हुए थे। आज किस तरीके से सुशासन चलता है, किस तरह से कार्य पद्धति चलती है, एक नया कार्य व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बाद आया है। नया कार्य व्यवहार पूरे हिंदुस्तान के अंदर आया है। लोग पहले धर्म नहीं करते थे, आज वो धर्म करने को मजबूर है, जो कर्म नहीं करते थे वो कर्म करने को मजबूर है। आप देखिए हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी का, केदारपुरी 2013 में पूरी तरह से वहां पर काफी नुकसान हो गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते ही सबसे पहले कोई काम अपने हाथ में लिया तो केदारपुरी के भव्य पुनर्निर्माण का कार्य लिया और 400 करोड़ की योजनाओं का आज वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग केदारपुरी को देख रहे हैं। पहले चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम अब चल रहा है, तीसरे चरण का काम अप्रैल माह से प्रारंभ होगा। उसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी 250 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है
उसका मास्टर प्लान बन गया है, उसके आसपास के जितने भी मकान हैं उन मकानों के बारे में भी बात हो गई है। अब बड़ा वहां पर भव्य बद्रीनाथ भगवान का मंदिर का प्रांगण बनेगा। हमारे इसी तरह से यमुनोत्री धाम, केदारनाथ, हमारा गंगोत्री धाम, ये दोनों के दोनों बनेंगे। हमारे जो बड़े रास्ते हैं, 4 धाम को जाने वाले रास्ते बनेंगे। कुछ लोग पर्यावरण के नाम पर, कुछ लोग किसी अन्य नाम पर कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं और उनको रोकने का काम करते हैं। आज माननीय न्यायालय ने भी जिस बात को हम कह रहे थे उसी बात पर मोहर लगाई, हमारी सरकार ने इसके लिए पैरवी करी। अब हमारे सारे रास्ते जो 4 धाम को जाने वाले हैं, उन रास्तों के बनने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। मैं भगवान विश्वनाथ की धरती वाराणसी गया था। मैंने देखा, आज से मैं सन 2002 में जब मैं पढ़ता था तब मैं बनारस गया था। तब मैंने देखा कि जो विश्वनाथ भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर जाने के लिए इतना सकरा रास्ता था कि पैदल जाने में भी जो है लोगों के पसीने छूट जाते थे, लंबी लाइन लगती थी, भीड़ लगती थी। आज पूरा का पूरा वहां हाईवे बन गया है। मोदी जी के नेतृत्व में भव्य काशी और दिव्य काशी बन गई है, अलौकिक काशी। और मैं आपको बताऊं आगे भगवान रामलला का, जो भगवान रामलला के बारे में हम कहते थे ना, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम का यहाँ पर भव्य मंदिर जो जन्मभूमि में बनना चाहिए, उस जन्मभूमि में इतने सालों से हम सब लोग क्या है कि हर समय अगर कोई परेशानी होती है, कोई कष्ट आता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम, राम राम। ऐसे राम जो हमारे प्रत्येक क्षण में विराजमान है, प्रत्येक कण में विराजमान है, हमारी सांसों में विराजमान है। ऐसे रामलला का भव्य मंदिर बनने के लिए भी हमको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, कोई सरकार इसमें फैसला नहीं कर पाई। आज भगवान रामलला का भी अलौकिक मंदिर वहां पर बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। चारों तरफ से हमारी धार्मिक संस्कृति का उत्थान हो, हमारे धर्म का उत्थान हो, संस्कृति का उत्थान हो, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को जान रही है, मान रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका प्रमाण है। लगातार सेना के क्षेत्र में भी आगे काम बढ़ रहा है। सेना के लिए जो 1 रैंक और 1 पेंशन 40 सालों से रुका हुआ मामला, उसको भी अगर किसी ने पूरा करने का काम किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मैं जानता हूं एक सैनिक का बेटा होने के नाते कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सेना के लोग हैं, जो 24 घंटे हमारे देश के प्रहरी बनकर हमारी रक्षा के लिए लगे हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हैं, वो जब 40 डिग्री माइनस तापमान में काम करते हैं तो वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो सेना के लोग होंगे वो जानते हैं, बर्फ का कीड़ा लग जाता है, बर्फ का कीड़ा। और बहुत सारे लोगों के मैंने देखा कि पैर काटने पड़ते थे, पैर काटने पड़ते थे, पैर लगाते थे अलग से। ऐसे लोगों के लिए योजना बनी थी, बहुत पहले का प्रस्ताव था कि इनके लिए अच्छे बूट खरीदे जाने चाहिए, इसके लिए अच्छे जैकेट खरीदे जाने चाहिए, इनके लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, लेकिन कोई सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाई। ये फैसला भी अगर किसी ने लिया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने लिया सबसे पहले आते। पहले क्या होता था, जो हमारे जवान सेना के सीमाओं पर तैनात रहते थे, अगर कोई गोली आती थी कहीं से, दुश्मन की गोली आती थी, तो उनको इंतजार करना पड़ता था। फिर पहले सीओ से पूछेंगे, सीओ ब्रिगेड से पूछेगा, ब्रिगेड डिप से पूछेगा, और डिप वाला कमांड से पूछेगा, कमांड वाला मंत्रालय से पूछेगा, और कई दिन लग जाएंगे। यही फैसला नहीं हो पाता था कि ये गोली आई है, इस गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। मोदी जी के आने के बाद एक लाइन का ऑर्डर होगा, अब गोली आएगी तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आप चारों तरफ हमारे देश के जो दुश्मन है, आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, सबके हौसले पस्त हैं। पहले कोई त्योहार आता था, होली आती थी, दिवाली आती थी, कोई बड़ा त्योहार होने को होता था, तो हमको डर लगा रहता था कि कोई आतंकवादी घटना तो नहीं हो जाएगी, कोई विस्फोट तो नहीं हो जाएगा। आज पूरा देश शक्तिशाली हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। इसका नतीजा है, आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक होती है, दुश्मन के घर पर जाकर मारने का काम होता है, चाहे म्यांमार की घटना हो, चाहे जो है वो
सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कहते हैं हम सेना का सम्मान करेंगे। आज हम सेना के साथ खड़े होंगे क्योंकि चुनाव आ गया है। और जब वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का चलता हूँ। हाँ सर, संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज की बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders stored for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड।
बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की। देहरादून में आप के उप सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम 5 साल में इतने काम करके दिखा देंगे कि बीजेपी और कांग्रेस को दिल्ली की तरह उत्तराखंड से भी छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, और इस बार उत्तराखंड की जनता झाड़ू को चुनने का मन बना चुकी है। साथ ही कहा कि सरकार बनते ही 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और रोजगार नहीं मिलने तक रोजगार भत्ता 5,000 तक दिया जाएगा। जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम ही नहीं कर सकते। कर्नल साहब ने जिस समय वो कुछ नहीं थे राजनीति में, उनका कोई इरादा भी नहीं था राजनीति में आने का, उस समय उत्तराखंड के हजारों युवाओं को रोजगार दिलाया है। तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सोचिए आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के तीनों मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश को लूटा है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनने के बाद 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। साथ ही बताया कि युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा और साथ ही महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए देने का निर्णय भी लेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली का मॉडल बदला है उसी प्रकार से उत्तराखंड का मॉडल भी आम आदमी पार्टी बदलेगी। 6 महीने जो उनका टेन्योर रहा है, 1090 घोषणाएं करी हैं, लेकिन 1090 पे 163 खाली अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। काम को तो खैर भूल जाओ। आज आम आदमी पार्टी सरकार पे नहीं है, लेकिन घोषणाओं और गवर्नमेंट ऑर्डर से ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे घोषणाओं को जनता के सामने लेके जा रही है। देश भर में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ रुड़की में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बीटीगंज में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हरिद्वार यूनिट के संयुक्त सचिव मन्नू माखिन का कहना है कि सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण करके उन्हें ऐसे लोगों को सौंपना चाहती है जो बैंकों का अरबों खरबों रुपए दबाए हैं। उसकी पॉलिसी डिसइन्वेस्टमेंट की है, वो हर पब्लिक चीज को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि हम सारी पब्लिक जो बैंकिंग सेक्टर है उसको वो प्राइवेटाइज ना करे। सैलरी कटवा करके आज आम जनता के पैसों को सिक्योर करने के लिए हम लोग रोड पे आए हैं। सरकार का ये मानना है कि सरकारी जो बैंक है वो देश के ऊपर बोझ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश में 44 प्राइवेट बैंक चल रहे हैं। नानकमत्ता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। और वहीं डॉक्टर बिंचुला ने बताया है कि ओमिक्रॉन से बचाव करने और सजग रहने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RT-PCR कोरोना टेस्ट भी जल्द ही शुरू किया जाएगा और मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया है। जहाँ तक देखा जा रहा है 70 to 80% हमने कवर कर दिया है अपने एरिया में वैक्सीनेशन का, भी बाकी हैं और फर्स्ट तो ज़्यादातर हो गई हैं, बहुत रेयर केस में बची हुई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।